हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ कमल के साथ। गोयल जी का एक सुखी और संपन्न परिवार। गोयल जी बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत थे। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा प्रशांत, बेटी मनस्वी और छोटा बेटा कमल। प्रशांत 23 साल का था, मनस्वी 19 साल की और कमल 13 साल का। कमल अपने माँ पिताजी का बहुत ही लाडला था। अचानक ही उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। बैंक से उन्हें अस्पताल ले जाते ही उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनकी पत्नी सुनंदा को जब इस खबर का पता चला तो वे बदहवास सी अस्पताल पहुंची। जोर जोर से अपने पति को देख रोते हुए बोली, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? मनस्वी की शादी कैसे होगी? क्यों आप मुझे इस तरह बीच राह में छोड़कर चले गए? पति के जाने के बाद सुनंदा को अपना जीवन अंधकार में डूबा हुआ लगने लगा था। बड़ी ही मुश्किल से उसे संभाला उसके भाई राजेश ने सुनंदा को कहा, रो मत बहन, मैं तेरे साथ हूँ, सदा सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तब जाकर सुनंदा को थोड़ा सुकून मिला। राजेश ने जो कहा उसे निभाया भी। राजेश एक मामूली सा क्लर्क था। रोज ऑफिस से आते समय शाम को सुनंदा से मिलने आ जाता। राजेश के आने से घर के सभी सदस्यों को थोड़ा अच्छा लगता। प्रशांत की अपने पिता की जगह बैंक में अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी लग गई। सुनंदा ने राहत की सांस ली कि अब घर की सभी जिम्मेदारियां प्रशांत उठाने के काबिल बन जाएगा। जल्द ही राजेश ने मनस्वी के लिए एक योग्य रिश्ता ढूंढा। लड़का नितेश फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर काम करता था और उसके घर में उसकी सिर्फ माँ ही थी। वो अपनी माँ का इकलौता लड़का था। सुनंदा को भी रिश्ता अच्छा लगा। जल्द ही मनस्वी की नीलेश से शादी हो गई और वो अपनी गृहस्थी में रम गई। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। गोयल जी ने जो भी कमाया था उसका कुछ हिस्सा घर बनवाने, बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर दिया था। जो भी बचा हुआ था उसमें से कुछ सुनंदा ने मनस्वी की शादी में लगा दिया था। मनस्वी की शादी के बाद बचे रुपयों को सुनंदा ने अपने पास बैंक में रख लिया था। कुछ समय बाद प्रशांत के लिए रंजना नाम की लड़की का रिश्ता आया। रंजना के पिता थे तो मामूली से प्राइवेट स्कूल में अध्यापक। उसके घर में एक छोटा भाई भी था और माँ। सुनंदा को यह रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने अपने भाई राजेश से भी सलाह ली और सुनंदा ने यह सोचकर भी रिश्ते के लिए हाँ कहा कि गरीब घर की बहू आएगी तो सारे रिश्ते नाते निभाएगी। रंजना बहू बनकर घर आ गई। सुनंदा अब निश्चिंत हो गई थी। अब सिर्फ रह गया था बस तो कमल। उसे विश्वास था कि कमल पढ़ाई में बहुत ही होशियार है तो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाएगा। दोनों माँ बेटे की आपस में बहुत बनती थी। कमल सारा दिन सुनंदा के कमरे में ही बैठा रहता, वहीं बैठ पढ़ाई करता। रंजना ने घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी, पर कभी कभी रंजना और सुनंदा में कहासुनी हो जाती थी। शादी के बाद प्रशांत बदल गया था। वो रंजना का गुलाम बन गया था। सारा दिन रंजू रंजू कहकर उसके इशारों पर नाचता रहता था। सुनंदा को कमल की चिंता सताने लगी थी। बहन की विदाई और प्रशांत की शादी के बाद कमल अकेला पड़ गया था। दोनों भाई बहन अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कमल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन रात को सुनंदा सोई तो सुबह उठी ही नहीं। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। कमल का रो रो कर बुरा हाल था। प्रशांत को माँ के जाने का ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर कमल अकेला हो गया। सारा दिन बेचारा फुट फुट कर रोता, क्योंकि उसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा थी। कोई भी समस्या हो तो माँ आसानी से चुटकियों में उसकी समस्या हल कर देती थी। वो उसका आत्मविश्वास थी। सुनंदा की 13वीं तक कमल के मामा और बहन मनस्वी
और भी कई रिश्तेदार घर में रहे, पर उन सब के जाने के बाद कमल अकेला हो गया था। उसे घर काटने दौड़ता था। भाभी उसे घर के काम बताने लगी। कभी कहती बाजार से सब्जी ले आ, तो कभी कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं, जरा बर्तन झाड़ू पोछा कर दे। कभी कुएं से पानी लाने भेज देती। बेचारा कमल अच्छे से पढ़ तक नहीं पाता। वो नोटिस करने लगा था कि माँ के जाने के बाद भैया भाभी दोनों उसकी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने लगे थे। कमल का 12वीं का रिजल्ट आया तो उसने पूरी कक्षा में टॉप किया था। सोचने लगा, माँ यदि जीवित होती तो कितना खुश होती। उसकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। उसे कॉलेज में एडमिशन लेना था। कमल ने जब अपने भाई से कॉलेज में दाखिले की बात कही तो उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और भाभी ने उससे कहा कि पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बनना है, हमारे पास इतने रुपये नहीं कि तुम्हें पढ़ा सके। रोता हुआ कमल विचारों की उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि उसे याद आया कि माँ ने एक दिन उससे कहा था कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं जो मैंने तेरे भविष्य और अपने बुढ़ापे के लिए रखे हैं। एटीएम अलमारी में है, पेपर के नीचे रखा है और पिन वही एक पेपर पर लिखकर मैंने रखा है। जब भी जरूरत हो तो तू ले लेना। कमल ने एटीएम निकाला और वहीं पास में रखा पिन भी निकाला। वो एटीएम गया पर एटीएम में बैलेंस देख हैरान परेशान हो गया। खाते में मात्र 20,000 रुपए थे। कमल घर आ गया और उसने अपने भाई प्रशांत से पूछा तो उसने गुस्से से कहा, मुझे क्या पता, माँ का चहेता तो तू है, तुझे ही पता होगा कहाँ गया रुपया। कमल ने कहा, भैया माँ के अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए थे, उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए रखे थे। प्रशांत ने कहा, अच्छा, मुझे तो आज तक नहीं पता कि माँ के अकाउंट में 5 लाख रुपए थे। कमल ने कहा, भैया याद करो, कभी माँ ने किसी काम के लिए तुम्हें रुपए निकालने को कहा हो। प्रशांत ने कहा, तेरा दिमाग तो सही है ना, सारा दिन तू माँ के आगे पीछे घूमता था। तेरे और माँ के बीच क्या चल रहा मुझे क्या पता, और मुझे वो रुपए क्यों देगी भला। मैं अच्छा भला कमा रहा हूँ, मुझे रुपयों की क्या जरूरत। कमल ने कहा, भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं, माँ ने कभी आपसे कुछ नहीं छिपाया। माँ ने आधे रुपए दीदी की शादी में खर्च कर दिए और आधे बैंक में जमा किए थे, जिससे मुझे पढ़ाई के लिए किसी से मांगना ना पड़े। वो मेरे भविष्य के लिए थे भैया। माँ आप पर मेरी पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहती थी भैया। प्रशांत ने कहा, मुझे नहीं पता रुपए कहाँ गए, माँ ने उन रुपयों का क्या किया। कहकर उसने पल्ला झाड़ लिया, पर कमल अपने भाई की निगाहों से जान गया था कि वे झूठ कह रहे हैं। कमल जानता था कि माँ की आदत थी कि वे चेकों पर पहले से हस्ताक्षर कर रखती थी ताकि बैंक से रुपए लेने के लिए उसे माँ का इंतजार नहीं करना पड़े। कभी कभी माँ दीदी को भी चेक दे कहती थी कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो बैंक से रुपए निकाल लाना। दीदी ने माँ को समझाया भी था कि माँ तुम ऐसे चेक हस्ताक्षर कर मत रखा करो, तो माँ ने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में कमल को परेशानी ना हो, इसलिए चेक हस्ताक्षर कर रख देती हूँ। इसी आदत को देख दीदी ने माँ को नया एटीएम कार्ड बनवा कर दिया था। बैंक स्टेटमेंट से कमल को पता चला कि माँ की मौत के 2 दिन बाद ही माँ के अकाउंट से सारा रुपया निकाला गया। अलमारी में से माँ के गहने भी गायब थे। कमल सोचने लगा, जब सब माँ के मरने का शोक मना रहे थे तो भैया और भाभी दोनों मिलकर माँ के गहने और रुपए हड़पने का साजिश को अंजाम दे रहे थे। माँ के विश्वास का भैया ने बहुत फायदा उठाया। ये सब सोचकर 17 साल के कमल का मन रो पड़ा। उसे उस दिन अपने माँ पिताजी की बहुत याद आई। यदि आज वे जिंदा होते तो उसे ये दिन ना देखने पड़ते। कमल ने जब ये बात अपनी बहन को बताई तो मनस्वी ने प्रशांत से बात की। इस पर झल्ला कर प्रशांत ने कहा, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? हो सकता है इस कमल ने सब कुछ हड़प लिया हो और हमें बेवकूफ बना रहा हो। रंजना ने मनस्वी से कहा, दीदी तुम भी तो जानती थी कि माँ जी चेक हस्ताक्षर कर कहाँ रखती थी और एटीएम भी तुमने ही उन्हें ला कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने। ये सुनते ही मनस्वी तिलमिला गई और बोली, मैं अपने ससुराल में खुश हूँ भला, तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत। रंजना ने कहा, जरूरत तो हमें भी नहीं ये सब करने की।
हमें क्या कमी है? दोनों में बहस बढ़ने लगी। कमल ने अपनी बहन को रोक कहा, रहने दो दीदी, तुम मेरी वजह से अपने रिश्ते खराब मत करो। गुस्से से मनस्वी कमरे से बाहर चली गई। कमल से बोली, हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे और भैया पर केस करेंगे। ये सुन कमल ने कहा, दीदी इन सब में बहुत पैसा लगेगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे? और ऐसा करने से घर की बदनामी होगी। माँ, उन्हें कितना दुख होगा इन सब से। दोनों भाई बहन लाचार थे। क्या करें? मामा की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। उन्हें अल्जाइमर हो गया था। कभी तो उन्हें सब याद रहता और कभी सब भूल जाते। ऐसे में उन्हें भी कमल परेशान नहीं कर सकता था। आखिरकार मन मारकर उस घर में रहने के सिवा और कोई चारा नहीं था। भैया भाभी का व्यवहार अब उसके साथ अच्छा नहीं था। भाभी उसे खाने तक को नहीं पूछती। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसके पास रुपए भी नहीं थे। आखिरकार उसे अपने दोस्त के पापा की पहचान से एक फैक्ट्री में काम मिल गया। 3000 रुपए महीना तनख्वाह थी। उसे फैक्ट्री जाते जाते एक महीना भी अच्छे से नहीं बीता था कि उसकी भाभी ने उससे कहा, इस घर में रहना है तो घर खर्च देना पड़ेगा, मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी देवर जी। कमल ने कहा, भाभी 1 महीना हो जाने दो, तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगा। भाभी ने कहा, ठीक है, देखती हूँ 1 महीने में कौन सा तीर मार लोगे। प्रशांत भी वहीं बैठा हुआ था। उसने रंजना से एक शब्द भी नहीं कहा। ये देख कमल ने सोचा, चलो भाभी तो पराई है, पर भाई वो तो मेरा सगा था, उन्हें तो सोचना चाहिए। मेरी पढ़ाई छूट गई, नौकरी लगे 15 दिन भी नहीं हुए कि भाभी मुझे मुफ्त में रोटी का ताना दे रही है। फैक्ट्री में दोपहर की शिफ्ट कमल की शुरू हो गई थी। रात को 11 बजे शिफ्ट खत्म होती। घर आते आते 12 बज जाते। भाभी दरवाजा बजाने पर गुस्से से दरवाजा खोलती और फिर कमरे में जाकर सो जाती। कमल बेचारा रसोई में जाकर डिब्बे देखता तो अधिकतर पाता सारे डिब्बे खाली हैं। कभी उसे सुबह की चपाती और सब्जी मिल जाती। भाभी उसके लिए खाना तक नहीं बनाती कि रात में देवर आकर क्या खाएंगे, ये भी नहीं सोचती। कभी कमल खुद मैगी बना लेता तो कभी बिस्किट मुरमुरे खाकर भूख मिटा लेता, पर सुबह भाभी बर्तनों और रसोई का गंदा होने का रोना रो रो कर उसे खरी खोटी सुनाती। 3000 में से 1500 रुपए देने के बाद भी ना तो उसे खाना मिलता, ना ही सुकून। कमल तंग आ गया था रोज रोज की किचकिच से। अक्सर तीज त्योहार पर उसके भैया भाभी उसकी भाभी के मायके चले जाते। वो तो वहां से खा पी कर आराम से लौटते। त्योहार वाले दिन भी कमल घर में अकेला सा उदास पड़ा रहता और खाना भी उसे बाहर खाना पड़ता। उसे माँ की बहुत याद आती कि कैसे उसकी माँ तीज त्योहारों पर पकवान बनाती। उसे उसकी बहन मनस्वी अपने घर आने को जरूर कहती, पर उसे वहां जाना भी ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मनस्वी की सास का कमल को देख मुंह बन जाता। कमल ने सोचा, एक तो घर खर्चे में भी रुपए दो और ऊपर से भूखा भी मरो, तो इससे अच्छा है कि अपना खाना खुद ही बना लूं। जब कमल ने रंजना से अपना खाना खुद अलग बनाने की बात कही तो वो गुस्से से बोली, कमाने क्या लगे, तुम्हारे तो पर निकल आए। अरे जब नौकरी नहीं थी तो हमारा खा रहे थे, अब अलग खाना बनाना है लाड़ साहब को। कमल ने कहा, ऐसा करने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया है, आपने कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर। एक तो मेरी माँ का 5 लाख रुपया धोखे से हड़प लिया और मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। प्रशांत ये सुन भड़क गया और जोर से बोला, तू हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते? कमल ने कहा, जो सच है वही कहा है भैया, और सच हमेशा कड़वा होता है। आपकी वजह से मुझे फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करनी पड़ रही है, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। प्रशांत ने कहा, तो पढ़ लिख कर कौन सा तू बहुत बड़ा अफसर बनता? कमल ने कहा, अफसर नहीं बनता, पर कम से कम अच्छी नौकरी तो करता। पिता के जाने के बाद आप मेरे लिए पिता तुल्य और भाभी माँ तुल्य थी, पर आप दोनों ने अपना एक भी फर्ज नहीं निभाया, उल्टा मेरा हक भी मार लिया। अचानक से ये सुन प्रशांत बौखला गया और उसने अपना हाथ कमल को थप्पड़ मारने के लिए उठा लिया, पर न जाने क्यों रुक गया और गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। रंजना ने कहा, एहसान फरामोश, इतने महीनों से हमारा खा रहा और हमें ही आंखें दिखा रहा, आज के बाद तेरा और हमारा रिश्ता खत्म,
समझा कहकर रंजना भी कमरे से चली गई। उस दिन के बाद कमल अपना खाना खुद अपने कमरे में इंडक्शन पर बनाने लगा। उसने कुछ दोस्तों से रुपए उधार ले सारा इंतजाम कर लिया। कुछ दिनों के लिए माहौल को हल्का करने के लिए मनस्वी अपने मायके रहने आई, पर रंजना को वो फूटी आंख नहीं सुहाई। पहले मायके आने पर भैया भाभी उसकी आओ भगत करते थे, पर इस बार उसे पूछा तक नहीं। ये सब देख उसका दिल दुख गया और वो उल्टे पैर वापस लौट आई। समय बीता, रंजना गर्भवती हो गई थी। कमल को अपने भाई भाभी से कोई लेना देना नहीं था। वो फैक्ट्री जाता और फैक्ट्री से सीधा अपने कमरे में आता, खाना बनाता, मन हल्का करने के लिए रेडियो पर गाना लगा लेता। पर रंजना को ये सब सुहा नहीं रहा था। एक रात जोरों से बारिश हो रही थी। कमल फैक्ट्री से रात के करीब 1 बजे लौटा। अपने कमरे में इंडक्शन पर खाना बनाते हुए गाना सुन रहा था। तभी अचानक से रंजना उसके कमरे में आई। उसे देख कमल ने कहा, भाभी आप यहाँ इस समय? रंजना कुटिल मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और इंडक्शन, पंखा, लाइट, रेडियो सब बंद कर दिया। कमल चीखा, भाभी आप क्या कर रही हैं? मैं भैया को बुलाता हूँ। तब उसके भाभी ने कहा, अजी सुनिए, जरा कमरे में आइए, आपका भाई आपको याद कर रहा है। और बोली, ये बिजली का बिल हमें भरना पड़ता है। जो तुम ये पंखा, रेडियो, इंडक्शन चला रहे हो ना, ये मुफ्त में नहीं चलता देवर जी। तभी प्रशांत भी कमरे में आ गया और बोला, ये सब चलाना है ना तो तुझे आधा बिल भरना पड़ेगा, समझा ना? कमल ने कहा, आधा बिल मैं क्यों भरूं? एसी, टीवी, फ्रिज, लाइट, पंखे मुझसे ज्यादा तो आप उपयोग करते हैं। मैं तो बहुत कम घर में रहता हूँ। प्रशांत ने कहा, अच्छा इस घर में रहना है ना तो बिल तो तुझे आधा भरना ही पड़ेगा। कमल ने कहा, इस घर में रहने से मतलब? ये घर मेरे पिताजी ने बनवाया है। जितना आपका हक है ना उतना मेरा भी है। रंजना ने कहा, हक की बात है तो ये घर ही बेच देते हैं। जो भी रुपया आएगा 2 हिस्से कर लेंगे, बात खत्म। रोज रोज की किचकिच हमसे नहीं होती। प्रशांत ने कहा, हाँ कल ही इस घर का ग्राहक देख इसे बेच देते हैं। कमल ने कहा, भैया ये घर माँ पिताजी की निशानी है। पिताजी ने कितनी मेहनत से बनवाया है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। प्रशांत ने कहा, हमसे रोज रोज का कलह अब बर्दाश्त नहीं होता। इससे अच्छा है हम इस घर को बेच अलग हो जाएं। कह रंजना और प्रशांत कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद कमल ने सोचा, रोज रोज की किचकिच से अच्छा है इस घर को बेच अलग हो जाएं। भैया ने सही कहा। उसने भी अपने भाई के फैसले पर हामी भर दी। मन तो बहुत दुखा, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। घर बिकने के बाद मिलने वाले रुपयों से वो फिर से पढ़ाई शुरू कर सकता था। ये सोच उसने भी हाँ कह दिया। 30 लाख में घर बिक गया। दोनों भाई ने 15-15 लाख रुपए ले लिए। कमल की माँ अधिकतर कहती थी, इस घर में तुम तीनों भाई बहनों का हक है। वो जानता था भैया से कहेगा कि दीदी को भी हिस्सा दे तो वे नहीं मानेंगे, इसलिए खुद ही अपनी बहन को अपने हिस्से में से 7.5 लाख रुपए देने का सोचा। पर कमल की हालत को देख उसके जीजाजी नीलेश ने रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, आज से वो इसी घर में रहेगा और पढ़ाई करेगा। पर कमल ने अपने जीजाजी को साफ इनकार कर दिया। वो अपनी बहन के सुखी संसार में कोई कष्ट नहीं आने देना चाहता था। वो जानता था उसके दीदी जीजाजी तो खुश होंगे, पर दीदी की सास उसे बहुत बातें सुनाएगी। कमल एक हॉस्टल में रहने लगा और आगे की पढ़ाई करने लगा। साथ ही साथ एक कोचिंग में पढ़ाने का काम भी करने लगा। कमल ने और मनस्वी ने अपने बड़े भाई प्रशांत से सारे रिश्ते खत्म कर डाले। प्रशांत और रंजना ने भी कभी उनकी सुध तक ना ली। समय बीतता गया। मनस्वी ने बेटे को जन्म दिया। कमल के अच्छे पद पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई। उसने अपनी पसंद से अच्छी हर्षा नाम की लड़की से शादी भी कर ली। कमल के घर एक बेटे और बेटी का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसने अपने माता पिताजी की आखिरी निशानी, जो वो घर था, वो भी वापस खरीद लिया। एक दिन कमल को एक रिश्तेदार से पता चला कि उसके भाई प्रशांत की हालत बहुत ही खराब है। वो अस्पताल में भर्ती है। कमल का मन नहीं माना। वो अपने भाई से मिलने सरकारी अस्पताल गया। प्रशांत की हालत गंभीर थी। कमल को पता चला कि बेटे की आस में उसके भाई भाभी ने
4 बेटियों को जन्म दे दिया और उसके बाद उसका भाई गलत राह पर चल पड़ा। उसे शराब और जुए की लत लग गई, नौकरी पर तक नहीं जाता। ऑफिस में शराब पीकर बदतमीजी करने के कारण उसके भाई पर कार्यवाही भी चल रही थी। उसकी हालत फटेहाल हो गई थी, बेटियों की पढ़ाई तक छूट गई थी। रंजना का रो रो कर बुरा हाल था। प्राइवेट अस्पताल में ले जाने तक के रुपए नहीं थे। रंजना ने कमल को देख हाथ जोड़ कहा, ये मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने तुम्हारे हक के रुपए चुराए जिससे तुम पढ़ लिख ना सके। आज मेरी बेटियां उसी हाल में हैं जिस हाल में तुम थे कभी। एक एक पाई के लिए हम मोहताज हो गए हैं। रंजना माफी मांगते हुए कमल के पैरों में गिर पड़ी। कमल ने उसे उठाते हुए कहा, भाभी माँ समान होती है, उसकी जगह पैरों में नहीं होती। आप चिंता न करें, वो जैसे भी हैं मेरे भाई है, मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। चारों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। रंजना ने कहा, यदि इन्हें कुछ हो गया तो बेटियों की शादी कैसे होगी? ये सुन कमल को माँ की याद आ गई। जब पिताजी की मौत हो गई थी तो माँ ने भी यही कहा था उसकी बहन के लिए, और आंसू बह निकले। उसने तुरंत अपने भाई को अच्छे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवाया और उनकी बेटियों को अपनी पत्नी हर्षा के साथ घर भेज दिया। कुछ दिनों में प्रशांत ठीक हो गया, घर वापस आ गया। उसे अपनी गलती का एहसास था। प्रशांत मौत के मुंह से वापस आया था, अब वो सुधरना चाहता था। कमल जब उसे घर छोड़ जाने लगा तो प्रशांत ने कहा, क्या हम फिर से सब एक साथ नहीं रह सकते? हमें माफ कर दो। रंजना ने कहा, प्लीज देवर जी माफ कर दो हमें अपनी गलती का एहसास है। कमल ने कहा, भाभी भैया आप दोनों उस समय रुपए के लालच में अंधे हो गए थे। भैया को वो नौकरी उनकी काबिलियत से नहीं, पिताजी की वजह से मिली थी। पिता का फर्ज निभाने के लिए मिली थी, पर आप दोनों ने क्या किया? मुझे एक एक पाई का मोहताज बना दिया। मुझे खाने, बिजली, पानी सबका हिसाब लिया। और आज जब आप उस स्थिति में हैं जिस स्थिति में मैं कभी था, तो आज आप दोनों माफी मांग रहे हैं। भैया भाभी, इस जीवन में किए गए पापों का हिसाब भगवान यही करता है, ये इंसान भूल जाता है। मुझे माफ करना, मैं आपके साथ रह तो नहीं सकता, पर अपने भाई के फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा, ये मेरा वचन है। जब भी जरूरत होगी आपके सामने खड़ा रहूंगा। चलता हूँ, कहकर कमल चला गया। रंजना की आंखों में आंसू थे। सोचने लगी, जो मैंने बोया आज वही काटा। एक हंसते खेलते परिवार में आग लगाई, भाई को भाई के खिलाफ भड़काया और भाई समान देवर को कष्ट दिए। आज उसी का फल भोग रही हूँ। कमल ने सदा अपने भाई और उसके परिवार का मुश्किल वक्त में साथ दिया, कभी अपने भाई के फर्ज से पीछे नहीं हटा। रंजना और प्रशांत को अपने किए का अफसोस था, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर